क्लियरली कह रहा हूँ कि कांग्रेस इसको मिसलीड कर रही है, और ये मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में आप जानते हैं कि मेरा स्टडी ऑफ लॉ कैसे साबित कर पाएंगे सर इस बिल्कुल चीज मैं को? कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रोसीजर मैंने की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, हाँ जी, पहला काम, अगर कांग्रेस को ईवीएम नहीं चाहिए थी हाँ जी। तो उसको पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज हैं एक सिंपल अमेंडमेंट बिल मूव करना चाहिए था। इलेक्शन कमिश्नर ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा बड़ा चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ये पार्टीज ईवीएम का जो है वो विरोध नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है, वो केवल कह रही है कि भाई 50% जो वीवीपैट स्लिप्स है उसको आप टैली कर लीजिए रैंडमाइजेशन करके। मैं इनको बुद्धू समूह पार्टी मानता हूँ। मेरा क्लियर कहना है कि जिन भी पार्टीज़ का आपने नाम लिया, इनको नॉलेज ही नहीं, इनको पॉलिसी क्या होता मालूम नहीं। बीएसपी हो, एसपी हो, इनके तो एमपी रहे हैं जब ईवीएम आई थी पार्लियामेंट में, तो उस समय में इन लोगों ने क्यों ईवीएम के ऊपर में कोई रिसर्च नहीं किया और स्टैंड नहीं लिया? अच्छा, आपने जब राजीव गांधी के पीरियड के बाद जब ये ईवीएम्स आई तब आपके एमपीज रहे हैं, तब इतने फुल फ्लेज बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब बीजेपी की गवर्नमेंट 14 से, तब भी आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे लीगली। इसका मतलब जो है आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें आती नहीं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रही है, वो इलेक्शन को चैलेंज नहीं करेगी, वो ईवीएम को चैलेंज करेगी। अच्छा, हम देश के विभिन्न मुद्दों पर जो ज्वलनशील और जो देश की राजनीति को इफेक्ट करते हैं उन मुद्दों को हम इस चर्चा के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हम देखते हैं कि दिन भर और जो रात तक भारत की मीडिया जो एनालिसिस लाता है और साथ ही साथ जो भारत को चलाने वाली जो रूलिंग पार्टियां हैं वो उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, हम उनके ऊपर भी एक कटाक्ष आवाज इंडिया के माध्यम से देखते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम हाल ही में देख रहे हैं कि पिछले जब भी इलेक्शन के रिजल्ट आते थे, लोग ईवीएम पर एलिगेशन करते हैं कि हमारे वोट चोरी हो गए। ये मुद्दा दिन प्रतिदिन देश में बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग के द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी बताया कि हम सारी तरीके से ईवीएम फ्री एंड फेयर है और इसी तरीके से हम आगे भी ईवीएम का ही यूज करेंगे अपने इलेक्शन में। हम आज आपसे मिला रहे हैं धीमा विजय मानकर सर से, जो देश भर में इन मुद्दों को अपनी पकड़ लीगल और कानूनी दावपेच के साथ अपनी एक कटाक्ष भरी नजर और एक तीक्ष्ण नजर से पूरी न्यूज को देखते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। थैंक यू। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से कंटिन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो जो लोगों के सवाल हैं उनका उस अपने तरीके से वो जवाब दे रही है। जैसा उसमें बहुत सारी चीजों का उन्होंने डिक्लेरेशन किया। साथ ही साथ एक ईवीएम का मुद्दा है, जो मुद्दा आप कंटिन्यू विगत हम देखते हैं 10 सालों से आप उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमीशन को जो हैंडल करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले जो अधिकारी है, वो देश की जनता को उस तरीके से वो प्रतिशत दे पा रहे हैं उनके, जिस तरीके से वो पिटीशन कर रहे हैं या जो एक तरीके से अकाउंटेबल बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पहली पटना में, दूसरी चेन्नई में और तीसरी सैटरडे को लखनऊ में कल। ये तीनों इलेक्शन की तैयारी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। वहाँ अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमिश्नर हर पार्टी उनसे मिल रही है जो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है ऑन रिकॉर्ड। उसमें 5 पार्टीज का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। बीजेपी ऑफकोर्स, जिसको कौन सी पार्टी है सर वो? बीजेपी नंबर 1, जिसको ऑफकोर्स कोई इससे लेना देना नहीं, जो रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी है। कांग्रेस सेकंड इंपॉर्टेंट, तीसरा आम आदमी पार्टी, चौथा बीएसपी, पांचवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये हो गई नेशनल लेवल की पार्टीज। और स्टेट पार्टीज में बिहार से उन्होंने जेडीयू का नाम लिया, आरजेडी का नाम लिया, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी। उधर जब तमिलनाडु गए तो डीएमके यानी स्टालिन और एआईडीएमके की जो अस्ट्राइल जयललिता एक पार्टीज थी, वो उनके 2 फैक्शन है, उनका नाम लिया। और कल लखनऊ में उन्होंने समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी का और अपना दल, शायद अनुप्रिया पटेल, ये पार्टीज का नाम लिया। इलेक्शन कमिश्नर ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा बड़ा चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ये पार्टीज ईवीएम का जो है वो विरोध नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है, वो केवल कह रही है कि भाई 50% जो वीवीपैट स्लिप्स है उसको आप टैली कर लीजिए रैंडमाइजेशन करके। तो ये कल का जो सवाल है, कल का जो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है, वो एक चिंता का विषय कि पॉलिटिकल पार्टीज जनता में कुछ और कह रही है, और ऑन रिकॉर्ड जो उनको प्रोसीजर करके ईवीएम को लेकर जो भी उनको कहना है सिंपल लेटर फॉर्म में नहीं, वो नहीं कर रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। जहाँ तक एपीआई का सवाल है, मैं इस पर और बताऊंगा। 10 साल से जब 2014 में पार्टी बनाई तो इसका मैंने पहला स्टडी किया था, और जब मैंने 10 बिल बनाए उसमें मैंने 100% वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग की बात 2017 में की थी। लेकिन अभी सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है। वो वीवीपैट की वजह से चेंज हुई है, क्योंकि देखिए, एक तरफ आपका जो है वो
कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट बीच में है और जिसको आप जहाँ पर स्लिप दिखती है, और इधर में मान लीजिए बैलेट यूनिट है। तो बैलेट यूनिट पे आप जो है अगर बटन दबा रहे हैं तो आपका जो केबल है, जो डेटा केबल है वो वीवीपैट में आ रहा है। वीवीपैट में एक स्लिप जो है वो प्रिंट हो रही है, यहाँ से डेटा जो है वो बैलेट यूनिट में जा रहा है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर है, अगर इसका कोड जो है वो प्रोग्राम कर लिया जाए तो स्लिप, जैसे मान लीजिए आपने एपीआई को कोर्ट को वोट दिया तो वो कोर्ट का स्लिप दिखेगा आपको अंदर, लेकिन स्लिप जो है वो बीजेपी का प्रिंट हो सकता है और वोट भी बीजेपी को जा सकता है। तो जब आप दोनों को टैली करोगे, यानी आप कंट्रोल यूनिट का वोट्स को और अगर वीवीपीटी स्लिप्स को मिला लोगे, चाहे 50% मिला लो या 100% मिला लो, तो वो सेम आएगा। अच्छा, तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। इसलिए ये जो है, जो मैं 2017 में कहा था कि स्लिप काउंटिंग होना चाहिए, वो अभी वैलिड नहीं होता है। और फिर इसमें जो टेक्नोलॉजी के इश्यूज है, साइबर लॉ वगैरह के, उस पर हम बात करेंगे। सर आपने जिन पार्टियों का नाम लिया, या चुनाव आयोग भी उन पार्टियों का नाम लेता है, जैसा हम देखते हैं कि कांग्रेस का ले लेते हैं, हम वन बाय वन पार्टी का एनालिसिस करते हैं। कांग्रेस में हम देखते हैं कि वो भी पिछले 7-8 सालों से ईवीएम का विरोध कर रही है, पर उन्होंने ही लाया है। अभी वो एक टाइम पर जिन्होंने ईवीएम को लाया, पर उनके जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो सैम पिट्रोडा हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, ये लोग ईवीएम के बारे में तो बहुत मुखरता से बात करते हैं। और अभी जैसा भारत जोड़ो यात्रा हो रही है राहुल गांधी की तरफ से, तो वो ईवीएम के मुद्दे पर क्या देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि कांग्रेस इसको मिसलीड कर रही है, और ये मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में आप जानते हैं कि मेरा स्टडी ऑफ लॉ, कैसे साबित कर पाएंगे सर इस बिल्कुल चीज मैं को? कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोसीजर मैंने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, हाँ जी, पहला काम, अगर कांग्रेस को ईवीएम नहीं चाहिए थी हाँ जी, तो उसको पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज है, एक सिंपल अमेंडमेंट बिल मूव करना चाहिए था। अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। ऑलरेडी बैलेट उसमें Yeah. अवेलेबल है। Yeah. ईवीएम को आप हटा देते पार्लियामेंट से, कम से कम कोशिश करना था पार्लियामेंट में। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर एक अलग इशू होता कि भाई पार्लियामेंट में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा, अगर कांग्रेस ने ये नहीं किया तो दूसरा काम ये कर सकती थी कि इतने सारा उनके पास टैलेंट है, सैम पिट्रोडा खुद यूएस में है, उनके टेक्नोलॉजी विंग के भी वो एक तरह से मान लीजिए कोऑर्डिनेटर है। कोई भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को लेकर वो चैलेंज करते लीगल वे में, इलेक्शन कमीशन को बोलते कि आप अपनी मशीनें लाओ, आप अपने हिसाब से लाओ, हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट आएगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, उसका लीगल प्रोटेक्शन उससे लिखवा लेते थे कि भाई इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन होता था। ये दूसरा काम कांग्रेस ने नहीं किया। तीसरा काम कांग्रेस ने जो है, चुनाव जब हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, तेलंगाना में हुए, अगर कांग्रेस को ईवीएम पे डाउट है तो कांग्रेस इस ईवीएम को लीगली इन चुनाव में चैलेंज कर सकती थी, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया। तो अब जाके लेटर लिखना, दिग्विजय सिंह को आगे लाना, मैं कहता हूं कि ये लीगल प्रोसीजर में फेल होने वाली बातें है। कांग्रेस केवल गुमराह कर रही है इस विषय। मानकर साहब जिस तरीके से बात बता रहे हैं कि लेटर लिखना ये कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ कोई भी किसी को लेटर लिख सकता है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि चुनाव आयोग बहुजन समाज पार्टी का भी नाम ले रहा है, समाजवादी पार्टी का भी नाम ले रहा है, और कुछ जो भारत की मुख्य धारा की पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उनकी भी नाम ले रहा है। इनकी क्या भूमिका है? मैं इनको बुद्धू समूह पार्टी मानता हूँ। मेरा क्लियर कहना है कि जिन भी पार्टीज का आपने नाम लिया, इनको नॉलेज ही नहीं, इनको पॉलिसी क्या होता मालूम नहीं है। बीएसपी हो, एसपी हो, इनके तो एमपी रहे हैं जब ईवीएम आई थी पार्लियामेंट में, तो उस समय में इन लोगों ने क्यों ईवीएम के ऊपर में कोई रिसर्च नहीं किया और स्टैंड नहीं लिया? अच्छा, आपने जब राजीव गांधी के पीरियड के बाद जब ये ईवीएम्स आई, तब आपके एमपीज रहे हैं, तब इतने फुल फ्लेज बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब बीजेपी की गवर्नमेंट 14 से, तब भी आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे लीगली। इसका मतलब जो है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आपको ये चीजें आती नहीं है, ये पार्टीज को इसकी समझ नहीं है क्या करना है। सर हम देखते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने एक तरीके से जो सीजीआई है उनके तरफ भी अपने पिटीशन की जो आपने 23 जनवरी को किया, साथ ही साथ 29 जनवरी का भी आपका पिटीशन है, और उसके साथ जो फरवरी महीना आता है तो 8 फरवरी को भी आपने एक पिटीशन किया। उसके बाद चुनाव आयोग की 3 से 4 अभी और कंटिन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे चुनाव आयोग और जिस तरीके से आपने पिटीशन में जो चीजें मांगी, जो एक्ट के सहारे आपने, जैसा समझ लीजिए आईटी एक्ट 2000 के ऊपर आपने जिक्र किया कि आईटी एक्ट में जो लीगलिटीज होती है ईवीएम के लिए, वो पूरी लीगल तरीके से भारत में नहीं आई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उस तहत में, और साथ ही साथ 1961, इस तरह जो चीजें होती है सर, किसी देश की कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है कि किसी भी पिटीशन को अगर से आंसर करना है उसको, तो एक प्रोसेस होती है,
और कॉन्फिडेंशियल जो चीज अभी हो सकता है भविष्य में कोर्ट ये बोले कि ये देश की स्वायत्तता का या सिक्योरिटी का इशू है, हम आपको कैसे साझा करें, ये आप इस एंगल को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, राफेल आया, हम्म, जब राफेल फ्रांस से आया तो उस प्लेन के सारे जो है एवियोनिक्स का सर्टिफिकेशन है, उसमें जो मिसाइल लग रही है उसकी कंपैटिबिलिटी का जो है वो सर्टिफिकेशन है, उसकी इंजन का स्पेसिफिकेशन है, और साथ में फ्रेंच गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेशन है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसके भी सर्टिफिकेट्स है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं, ये तो इलेक्शन का इशू है। अगर आप इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन में तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एवरी वोटर इज हैविंग अ राइट टू नो। जब तक मैं वोटर हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं जो वोट डाल रहा हूँ वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वहीं से आपकी जो राइट टू वोट की जो राइट है, अधिकार है, वो वायलेट होना शुरू होता है। तो आप जो है अगर मशीन से चुनाव करा रहे हैं तो आप राइट टू नो जो है ये फंडामेंटल राइट जो है बन जाता है अंडर आर्टिकल 362 एंड 19(1)(a) एंड 62(1) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी संविधान का आर्टिकल 326, 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फिर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 62(1) के अंदर में ये फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो या तो आपको लगता है कि इतना ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो सीधा बैलेट से चुनाव कराइए फिर, और अगर आप वो मशीन लाए है, वो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पे जो है इलेक्शन लॉ के साथ साइबर लॉ अप्लाई होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो मैं जो कह रहा हूं, मैं अपने दिल से तो नहीं कह रहा हूं, मैं 56 चीजें मांग रहा हूं उनको इस मशीन। फॉर एग्जाम्पल, ये मशीन बनी तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ईसीआई एंड भेल एंड ईसीआई, ठीक है। अगर भेल और ईसीआई अगर मान लीजिए कोई दूसरे कंपनी से बना रही है फॉरेन की, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे इसका माइक्रोचिप है वो बाहर बनता है, तो वो माइक्रोचिप जो बना है वो नॉन प्री प्रोग्राम्ड है, इसका सर्टिफिकेशन फॉरेन सर्टिफाइंग एजेंसी ने देना चाहिए। चौथी बात, ये मशीन जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी जो 5G स्पेक्ट्रम चल रहा है आपका, जितना भी मोबाइल की जो वेव्स है, ये मशीन की कंपैटिबिलिटी केवल 6 गीगाहर्ट्ज है, जबकि ये 64 गीगाहर्ट्ज तक के जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा? अभी मान लीजिए आप पोलिंग के दिन मशीन लाई है, आपको 50 जो है वोट्स दिखाए जाते हैं, क्यों दिखा रहे हैं 50 वोट्स? उससे अच्छा आप सर्टिफिकेशन दीजिए कि भाई ये जो जितने चिप्स है, प्रोग्राम्स है, वो नॉन जो है वो टैंपर्ड है। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेशन प्रोसेस ही उनके पास नहीं है। जिस दिन आप काउंटिंग कर रहे हैं उस दिन भी ये मशीन नॉन टैंपर्ड है। मान लीजिए एक क्रूड मेथड है, इस मशीन को आपको टैंपर करना है, तो इसके अंदर चिप को केवल चेंज करना है, 2 मिनट का काम है। मान लीजिए आपका इलेक्शन हो गया, आपका जो स्ट्रांग रूम में गई, वहां जाकर केवल वो चिप बदल दी, तो वो जो चिप थी, आप मशीन का नंबर तो बता रहे कि सेम नंबर है, लेकिन चिप जो है बदली या नहीं बदली इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये तो सारा जो है ये लॉ के अंदर में प्रोविजंस है, और इलेक्शन लॉ भी कहता है कि टैंपरिंग नहीं होना चाहिए। पर सर साथ ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ये कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज आ रही है, किसी पत्रकार को उत्तर देते वक्त हमारे जो चीफ कमिश्नर है यानी जो ईसीआई की तरफ से एक आता है कि हम आईपीसी को भी इसमें लाएंगे। अगर से कोई जैसा एक लहर ये देख रहे हैं कि हम ईवीएम तोड़ने की बात हो रही है, एक लहर हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो एनजीओज है, बड़े बड़े जो संगठन है, देश के नामचीन संगठन है, वो ईवीएम की अर्थी उठा रहे हैं, और आप एक इस तरीके से कानून की पताका को लीगल तरीके से आप आगे लेके जा रहे हैं। तो ये जो एंगल है और ये 3-4 जो एंगल है, आप में इसमें किस तरीके से जो एक कानून, हम संवैधानिक भारत में रहते हैं, तो आप कानून के दायरे में इसका किस तरीके से उपाय देखते हैं सर? देखिए, अभी पहला स्टेप तो हमने जो किया है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये तीनों जो है वो पिटिशंस दी है और उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। अच्छा, क्योंकि क्या है, हम लीगल प्रोसीजर में जाते तो समय होता, नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तो वो तो हम करेंगे आखिरी में, बट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले तो वो खुद नोटिस दे सकते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को, और ये प्रोसेस को यहीं से चेक लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात जो है, अगर वहां पर भी ये चीज नहीं होती है तो फिर हम लीगल रिट पिटिशन तो मैं करूंगा, लेकिन उसमें समय निकल जाएगा। तो मैंने दूसरी मेथड बनाई है, एंड दैट इज द मेथड जो पहली बार कोई इंडिया में यूज करेगा, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रही है, वो इलेक्शन को चैलेंज नहीं करेगी, वो ईवीएम को चैलेंज करेगी। अच्छा, यानी प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, ओके, और वो लीगल वे में होगा। और जो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, बार बार मुझे हंसी आती है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो कहते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन के आंसर दिए। हाँ जी भैया, ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि आप सवाल जवाब कर रहे हैं। हम तो आपको डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, एविडेंस मांग रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस, वो दीजिए। क्वेश्चन आंसर आप जिन 100 सवालों की बात कह रहे हैं, बुकलेट्स का 85 क्वेश्चन है एक्चुअली, आप जिन कोर्ट केसेस की बात कर रहे हैं वो स्टडी करके ही मैंने पिटीशन बनाई है। हाँ जी, एडीआर की भी एक पिटीशन है। एडीआर के पिटीशन से ज्यादा एडवांस है पिटीशन, क्योंकि ये जो पिटीशन में मैं 56 चीजें ये कर रहा हूँ, इसमें साइबर लॉ और इलेक्शन लॉ को दोनों को इवोक करके कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ,
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बिग डेटा कंप्यूटिंग है, क्योंकि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एंटर हुए हैं। अब ये मशीन में इसके सिक्योरिटी मेजर्स है या नहीं है, इसका कोई जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप मान लीजिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई इसको मैनिपुलेट करना चाहे तो ये मशीन जो है मैनिपुलेट हो रही है नहीं हो रही है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप बात समझ में आ रही दुनिया है? भर में ईवीएम का विरोध होता है और ईवीएम को बदला भी जाता है, लेकिन हम चर्चा के अंत में है, हम देखते हैं कि जिस तरीके से भारत में इतना विरोध होने के बाद भी चुनाव आयोग सिंपल तरीके से ये बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पत्रकार प्रश्न पूछते हैं कि हमारी फ्लाइट है, हमको देर हो रही है, वो प्रश्नों से भागता है। इस तरीके से जो एक सिस्टम होता है जो देश का चुनाव कंडक्ट करता है, वो ही अगर से भागेगा तो भारत की जनता कहाँ जाए। हम चर्चा के अंतिम छोर में है सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से पूरा का पूरा देश आज ईवीएम के खिलाफ है। अगर से ऑफिशियल आंकड़े हम देखते हैं कि जैसा जो रूलिंग पार्टी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे 18 करोड़, यानी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे ज्यादा वो अपने आप के मेंबरान को बोलते हैं कि हमारे मेंबर उससे ज्यादा है। और आज ये जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं या इस तरीके से जो मुद्दे होते हैं, बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल ट्वीट भी नहीं आता ईवीएम को लेके। वो इतना ही बोलते रहते हैं कि जैसा आज भी हम देखते हैं कि यानी जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बोला ईवीएम का विरोध आज भी किया उन्होंने। तो इस तरीके से जो रूलिंग पार्टी होती है वो ईवीएम के सवालों से भागती क्यों है? नहीं, ये रूलिंग पार्टी इसलिए भाग रही है क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रही है। देखिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब जो इंसान को रूल किया जाएगा ना उसमें टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। पहले जो है क्रूड मेथड से जैसे बैलेट लेके भाग जाते थे, वो एक पुराना तरीका था। अभी तरीका आसान हो गया है, जिसको टेक्नोलॉजी समझती है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्स है, जिसके पास सत्ता है, वो इसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट, इवन मैं अगर गवर्नमेंट बीजेपी की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं मीटी मिनिस्ट्री को पूछ रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको पूछ रहा हूँ कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस है, ये तो इंश्योर जो है वो मीटी मिनिस्ट्री को करना है, तो क्या उसने ये इंश्योर किया कि ये ईवीएम के जो है ये सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस होंगे? और क्या मीटी मिनिस्ट्री सर्टिफाई कर रही है हर ईवीएम को? नहीं कर रही है। क्या रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर साइन कर रहा है कि ये नॉन टेम्पर्ड है? नहीं कर रहा है। क्या अगर 5G से जो है वो इंटरफेरेंस हो रहा है तो कोई ऑफिसर साइन कर रहा है कि नहीं है? भेल या ICIL के जो ऑफिसर्स है, लैपटॉप से सिंबल लोड किया उन्होंने 15 दिन पहले, कौन से सीक्वेंस में कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट है, क्या वो ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन है उसमें तो जो है वो प्राइवेट कंपनी के भी लोग हैं, क्या वो साइन कर रहे हैं कि नहीं हमने इस मशीन में कोई टैंपरिंग नहीं की? कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई ऑडिट लॉग नहीं है, और उसके बाद भी कहते हैं कि भाई आप हमारी ईवीएम पर विश्वास करो। तो ये कैसा है? ये लॉ है या ये आप किसी भगवान पे विश्वास करने जैसे बात कर रहे हैं? सर, अंत में जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं भारत की सुरक्षा को लेके या भारत के लोकतंत्र को, जिस तरीके से यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बात हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है, हमारा सिस्टम कहता है, हमारा आईन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर व्यक्ति का वोट का अधिकार है। तो अंत में क्या अपील करेंगे आप जनता से, भारत की जनता से, कि किस तरीके से वो इस पूरे के पूरे रणनीति को अपनाएं? देखिए, जनता ये सवाल पूछ सकती है और बोल सकती है कि वे हमको ईवीएम पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हम वोट जो डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है हमको मालूम नहीं। स्लिप दिख जाना ये काफ़ी नहीं है। हमारा वोट जो है कंट्रोल यूनिट के जो चिप में कैसा रिकॉर्ड हुआ इसका हमको सर्टिफिकेशन चाहिए, उसका टैंपरिंग नहीं हुआ इसका सर्टिफिकेशन चाहिए। लेकिन जनता से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए आप जो लॉ है ना, इलेक्शन लॉ और साइबर लॉ, दिस इज द साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और जो इलेक्शन लॉ है 51 और 61 का, इसका जो ऑपरेशन है ना वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ओरली बोल के, लेटर लिख के इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, इसकी लीगल प्रोसीजर को ऑपरेट करना होगा। इसलिए आज एपीआई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो इसका लीगल प्रोसीजर ऑपरेट करना चाहते हैं, चुनाव के दौरान जैसे आप फॉर्म भर लोगे तब से चुनाव वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन तक, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मैं नंबर डिक्लेयर कर रहा हूं। अगर वो चाहे तो ये नंबर पर कॉल करे, लेकिन जिस दिन आपका नॉमिनेशन फिलअप हो जाएगा उसके बाद ये लीगल प्रोसीजर का सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे। 7011647962, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं 7011647962। ये नंबर एपीआई का कोऑर्डिनेशन है जो हमने ईवीएम के लिए एक्सक्लूसिव बनाया है, जनता के लिए नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। नागरिक भी कर सकते हैं लेकिन फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, उनको उतना लॉ का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता है, और उसके लिए फिर मुझे और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमको भी चुनाव कंटेस्ट करना है।
तो पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो डायरेक्ट एपीआई से मैं टिकट देता हूं, उस पर खड़े होइए, या आपको अपनी पार्टी रखना है तो रखिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूं, वो प्रोसीजर कीजिए। लेकिन चाहे आप चुन के आए या चुन के नहीं आए, प्रोसीजर को फाइनली कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मैं चुन के आ गया तो सब ठीक था और मैं चुन के नहीं आया तो ईवीएम खराब थी, जो कांग्रेस ने किया है। वो मेथड नहीं करना है, तब जाके ईवीएम का सोल्यूशन आएगा। हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक एक जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्य और अपनी निष्ठा को हम निभाते रहेंगे और जो सत्य की ज्वाला है उसको हम फैलाते रहेंगे। वो सत्य की ज्वाला भारत के कानून से ही आपको मिलेगी। आपको कानून की लड़ाई कानून के माध्यम से ही लड़ना पड़ेगा। आपको भारत का कानून हाथ में लेने की उस वक्त जरूरत नहीं है जब भारत का कानून आपको स्वतंत्रता देता है। आप अपने अधिकार भारत की पार्लियामेंट से मांग सकते हैं, आप अपने वोट का हक अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। उसी तरीके से आज हम बात कर रहे थे विजय मानकर सर से। सर, आपने हमको वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ।